वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं चैप्टर 3 वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट के बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में। तो पहला क्वेश्चन है कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक पार्टी के ऑप्शन पे वाइडेबल होता है, और वो कौन सी पार्टी होती है? वो होती है एग्रीव्ड पार्टी। तो बोथ पार्टीज गलत हो जाएगा। वन पार्टी की हद तक बात ठीक है, नन ऑफ द पार्टीज भी गलत होगा, और एग्रीव्ड पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी एक हद तक ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि कोई सी भी एक पार्टी हो सकती है। वो क्लियरली है कि वो एग्रीव्ड पार्टी होगी और डिफॉल्टिंग पार्टी नहीं होगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वाइड एग्रीमेंट एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर वन एंड सेम। ये वन एंड सेम नहीं होते, क्योंकि जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी टाइम पर इन्फोर्सेबल होता है, और वाइड एग्रीमेंट एब इनिशो वाइड होता है, यानी वो शुरू से ही इन्फोर्सेबल नहीं होता। तो इनमें ये डिफरेंस होता है। वाइड एग्रीमेंट क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। जो एग्रीमेंट शुरू से ही वाइड है उसके कोई लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होंगे। सी है वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन वैलिड अंटिल दे सीज टू बी इन्फोर्सेबल। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है वाइड कॉन्ट्रैक्ट की, कि वो पहले वैलिड होते हैं और बाद में वो इन्फोर्सेबल होना खत्म हो जाते हैं किसी सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। फोर्थ देखते हैं, एनी ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन वाइड कॉन्ट्रैक्ट विल आल्सो बी वाइड। ये जरूरी नहीं है, तो नॉट नेसेसरली। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 3 है कि वाइड एग्रीमेंट कैन बी इन्फोर्स्ड। वाइड एग्रीमेंट बेसिकली कोई भी पार्टी इन्फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि जब वाइड एग्रीमेंट है तो इट मीन्स के इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनीवन। ये वाइड एब इन इशू है। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 4 है कि एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट मस्ट हैव। तो बेसिकली उसमें लीगल इन्फोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, ये करेक्ट है। म्यूचुअल एंड फ्री कॉन्सेंट बिटवीन द पार्टीज, ये भी होना ज़रूरी है। लॉफुल कंसिडरेशन हो, ये भी ज़रूरी है। तो बेसिकली ए बी सी तीनों पॉइंट होंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 5 है कि एन एग्रीमेंट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल होता है एक पार्टी के ऑप्शन पर, और वो पार्टी चाहे तो उसे अवॉइड कर सकती है और चाहे तो इन्फोर्स कर सकती है। तो बेसिकली इन्फोर्सेबल इफ सर्टेन कंडीशंस का नहीं है, ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सी था कि इन्फोर्सेबल बाय बोथ पार्टीज, तो नहीं होता। और नॉट इन्फोर्सेबल एट ऑल, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि नॉट इन्फोर्सेबल एट ऑल वो होता है जो वाइड हो। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 6 है कि अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब इसमें देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कौन सी बात ठीक है। मे बी वाइड एज ओरिजिनली एंटर्ड इनटू। नहीं, अगर वो ओरिजिनली एंटर्ड इनटू ही वाइड होता तो उसे वाइड एग्रीमेंट कहते। जिससे पता चलता है कि वो वाइड एब इनिशियो है, यानी फ्रॉम द बिगनिंग ही वो वाइड है। दूसरा है कि मे बिकम वाइड सब्सिक्वेंट टू इट्स फॉर्मेशन। हाँ, ये बात ठीक है कि वो फॉर्मेशन के टाइम पर वैलिड होता है और बाद में वाइड बन जाता है। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। सी पॉइंट है कि कैन नॉट बिकम वाइड सब्सिक्वेंट टू इट्स फॉर्मेशन। आफ्टर फॉर्मेशन वाइड हो सकता है, जैसे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल हो जाता है, सब्सिक्वेंट इलीगल हो जाता है। मे बिकम वाइड एट द विल ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। विल पर नहीं होता, विल की बेसिस पर नहीं है कि किसी एक पार्टी की मर्जी से हो जाए। तो ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 7 है कि एन एग्रीमेंट बाय एन ईडियट इज। अब जो ईडियट की टर्म यूज होती है, ये लीगल मेडिकल टर्म है, जो कि ऐसे पर्सन के लिए यूज होती है जो परमानेंट अनसाउंड माइंड का पर्सन होता है। तो ऐसा पर्सन तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, और उसके सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो वाइड एब एनिशो कंसीडर होते हैं। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 8 है कि एन एग्रीमेंट मेड विद अ माइनर इज। अब माइनर के साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वाइड एब इनिशियो का है, क्योंकि माइनर की कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। माइनर एक कंपिटेंट पर्सन नहीं है। तो वाइड एब इनिशियो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 9 है कि अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड। इसकी जो लॉ के अंदर डेफिनेशन बेसिकली सेक्शन 12 में गिवन है, वो ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड कर सकता हो और उसके बारे में जो कंसिक्वेंसेज हैं उस पर अपनी फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट फॉर्म कर सकता हो। तो यहाँ पर इसमें अगर देखें तो ऑप्शन बी एग्जैक्ट वर्डिंग को फॉलो कर रहा है।
साउंड माइंड बाय डॉक्टर एक एविडेंस तो हो सकता है, लेकिन ये लीगल जो रूल है वो बेसिकली ऑप्शन बी वाला है, तो इसको करेक्ट करेंगे। बाकी जो पहली बात है कि ही इज मेंटली फिट फॉर मेकिंग डिसीजन, ये भी अपेरेंटली करेक्ट है, और ही कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन ऑब्टेन बेनिफिट, बाकी सब करेक्ट है, लेकिन जो प्रॉपर वर्डिंग है लॉ की वो ऑप्शन बी के अंदर कवर हो रही है। क्वेश्चन 10 है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन इज अफेक्टेड बाय, तो एज से भी अफेक्ट होती है, क्योंकि अगर एज ऑफ मेजॉरिटी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वरना नहीं कर सकता। हिज साउंडनेस ऑफ माइंड, ये भी होती है, क्योंकि अगर साउंड माइंड का पर्सन है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और अदरवाइज नहीं कर सकता। बाय लॉ टू विच हिज सब्जेक्ट, ये भी रेलिवेंट है, क्योंकि अगर वो डिस्क्वालिफाइड है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो तमाम जो ऊपर के फैक्टर हैं ये रेलिवेंट हैं, और इस वजह से ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 11 है कि अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ साउंड अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, तो बेसिकली ऐसे पर्सन का ये है कि वो रूटीन में कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो उस टाइम पर कॉन्टैक्ट कर सकता है जब वो ओकेजनली साउंड माइंड का हो, इंटरवल्स में। सो ऑप्शन ए है कि ही मे एंटर इनटू कॉन्टैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, ये करेक्ट होगा। बी है ही मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इवन व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, तो ये लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ही कैन नॉट एंटर, नहीं, क्योंकि जब जिस टाइम पर वो साउंड माइंड का उस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 है कि एनी लॉफुल एक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन इफ इट इज डन। अच्छा, अब जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है वो कंसिडरेशन जो परफॉर्म की जाती है वो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर की जाती है, प्रोमिजर या थर्ड पार्टी नहीं, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 13 है कि कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू बी लीगली वैलिड, इसमें मस्ट बी एडिकेट, तो लॉ के अंदर जो एडिकेसी ऑफ कंसिडरेशन पे रूल है उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंसिडरेशन का एडिकेट होना जरूरी है, हाँ उसकी नीड नॉट बी एडिकेट है, यानी एडिकेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसका कोई वैल्यू में इक्वल होना जरूरी नहीं है, इनइक्वल भी हो तो चल सकता है और इक्वल हो तो तब भी चल सकता है, तो मस्ट बी इक्वल भी गलत है और मस्ट बी इनइक्वल भी गलत है, यानी दोनों ऑप्शंस हैं, इक्वल वैल्यू हो भी सकती है और इक्वल वैल्यू नहीं भी हो सकती, तो नीड नॉट बी एडिकेट। हाँ अलबत्ता कोर्ट इसमें कंसीडर करती है कि अगर कंसिडरेशन एडिकेट नहीं थी तो शायद कॉन्सेंट फ्री ना हो, उस फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, बट कॉन्ट्रैक्ट्स आर टोटली पॉसिबल टू बी इन्फोर्सेबल एंड वैलिड if consideration is not adequate, so option B would be correct. Question 14 है कि agreements made on account of natural love and affection without consideration will be valid if it fulfills following conditions, तो इनमें से कौन सी कंडीशन है, राइटिंग में होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए और बिटवीन सच पार्टीज हों जो एक दूसरे के साथ नियर रिलेशन में, तो तीनों रिक्वायरमेंट है, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन 15 है कि कंसिडरेशन विच इज मूव्ड सिमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस इज नोन एज, यानी दोनों तरफ से जो कंसिडरेशन है वो आपकी अगर सेम टाइम पर मूव कर रही है तो उसको हम प्रेजेंट कंसिडरेशन कंसीडर करेंगे, अगर ऑलरेडी मूव कर चुकी है तो पास्ट, और अगर बाद में फ्यूचर में मूव करनी है तो फ्यूचर कंसिडरेशन होगी, तो प्रेजेंट कंसिडरेशन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज बी गिवन बाय द प्रोमिजी, तो ये बात जो है वो ठीक है लेकिन मस्ट नहीं है, इसमें प्रोमिजी भी दे सकता है और कोई और पर्सन भी दे सकता है, तो मस्ट वाली बात जो है वो गलत हो जाती है। दूसरा है कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन बाय थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिजी, ये भी गलत है, यानी कोई और पर्सन भी दे सकता है लेकिन प्रोमिजी खुद भी दे सकता है, तो मस्ट वाली बात यहां पे भी गलत है। कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन बाय द एजेंट ऑफ प्रोमिजी, ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। रूल ये है कि कंसिडरेशन में बी गिवन बाय प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ, अब वो उसका एजेंट हो या कोई और पर्सन है वो दे सकता है, तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 17 है कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो इस पे अब यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन है या कंप्लीटेड गिफ्ट है या पास वॉलंटरी सर्विसेज को कंपनसेट करने के लिए, तो एक्सेप्शन नहीं है, तो बेसिक रूल अप्लाई होगा और ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वाइड कंसीडर होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 18 है कि अकरम मेक्स एन एग्रीमेंट फॉर बाइंग रॉ मटेरियल फॉर बिलाल ऑन 1 जनवरी, द रॉ मटेरियल इज टू बी सप्लाइड बाय बिलाल ऑन 20 जनवरी, तो फ्यूचर में होना है, एंड पेमेंट इज टू बी मेड बाय अकरम ऑन 15 मार्च, वो उसके भी बाद में होनी है फ्यूचर में,
व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, दोनों पार्टीज एक दूसरे को कंसिडरेशन दे रही हैं तो वैलिड है, तो नॉट वैलिड वाली बातें तो गलत हो जाएंगी। अब दो ऑप्शन हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड आ रहा है, तो आगे हम अगर देखें तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि प्रेजेंट कंसिडरेशन है। दोनों पार्टीज जो हैं जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उसके बाद में कंसिडरेशन दे रही हैं, गुड्स की सप्लाई भी बाद में हो रही है और पेमेंट भी बाद में हो रही है, तो ये फ्यूचर कंसिडरेशन। तो कंप्लीट स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 19 है कि अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर, जो बेसिकली पास्ट में, जिसे हम पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज कहते हैं, उसको कंपनसेट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली वैलिड हो सकता है अगर पर्सन ने जो हैज़ डन समथिंग वॉलंटरीली। तो अगर प्रॉमिस कर दिया है तो वो लॉ में है कि वो इन्फोर्स करवाया जा सकता है। अगर प्रॉमिस ना किया हो वॉलंटरी एक्ट को कंपनसेट करने का तो फिर नहीं है वो इन्फोर्सेबल, अदरवाइज वो इस सिचुएशन में वो इन्फोर्सेबल है। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 20 है कि इट इज नेसेसरी दैट इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या चीज नेसेसरी है? कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, बिल्कुल। बोथ ऑफ दीज मस्ट बी लॉफुल, बिल्कुल। एनी ऑफ दीज तो गलत हो जाएगा। बोथ ऑफ दीज मस्ट बी लॉफुल। अब बेसिकली कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक एक आइटम है, तो ज्यादा कंप्रीहेंसिव जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों की बात हो रही है और दोनों का ही लॉफुल होना जरूरी है। क्वेश्चन 21 है एन एग्रीमेंट इज इमोरल। तो बेसिकली जो लॉ के अंदर वर्ड यूज हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि इफ कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो लोग क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या कहती है, और स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल, ये तो डिफरेंट लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी जो है वो डिफरेंट होगा। तो इसमें जो फैक्टर देखा जाएगा वो कोर्ट का देखा जाएगा कि कोर्ट किस सिचुएशन में इमोरल कंसीडर कर रही है, तो वो फिर अनलॉफुल कंसीडर होगा और एग्रीमेंट वाइड होगा। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 22 है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल पर्पज। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉमिस मेड बाय द पार्टी। द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लीगली वैलिड मस्ट कंटेन लॉफुल ऑब्जेक्ट विच इंक्लूड्स। अच्छा, लॉफुल ऑब्जेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये भी है। वो प्रोविजन ऑफ लॉ को भी डिफीट ना करे, वो फ्रॉडलेंट भी ना हो। ये तीनों रिक्वायरमेंट्स जो हैं बेसिकली उसमें शामिल है। और उसके बाद फर्दर रिक्वायरमेंट ये भी है कि बेसिकली उसके अंदर कोर्ट उसको इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी कंसीडर ना करती हो। तो ये तीनों तो कम से कम लॉफुल होने की रिक्वायरमेंट है ही है। तो ऑप्शन डी वुड बी अप्रोप्रिएट कि ऑल ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए। क्वेश्चन 23 है कि मिस्टर ए इन कंसिडरेशन ऑफ ₹100,000 फ्रॉम मिस्टर बी एग्रीज टू पब्लिश डेफेमेटरी मटीरियल, यानी ऐसा मटेरियल जिसमें उनकी जो रेप्यूट है उसको नेगेटिवली अफेक्ट किया जाएगा अगेंस्ट मिस्टर टी, अ फेमस लॉयर, इन ऑर्डर टू डैमेज हिज गुडविल एंड रेपुटेशन। तो ये एग्रीमेंट वाइड है, जो बिल्कुल वाइड है। क्यों वाइड है? अब इसलिए कि बेसिकली ये चीज़ जो है ये एक पर्सन को इंजरी इन्वॉल्व करती है। तो हर वो चीज़ जो किसी पर्सन या किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजरी इन्वॉल्व करती हो वो भी अनलॉफुल समझी जाती है, और अनलॉफुल होने की वजह से एग्रीमेंट वाइड हो जाता है। तो बेसिकली ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो एक पर्सन की जो रेप्यूट है उसको अफेक्ट करना उस पर्सन को इंजरी काज करने जैसा है। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन 24 है कि मिस्टर पी हैड एडवांस मनी टू मिसेस डी, अ मैरिड वुमन, टू इनेबल हर टू ऑब्टेन डाइवर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। तो लोन दिया गया है और उसकी कंसिडरेशन में ये कहा गया है कि हस्बैंड से डाइवोर्स ली जाए। तो मिसेस डी एग्रीड दैट एज सून एज शी गेट डाइवोर्स शी विल मैरी मिस्टर पी, और वो डाइवोर्स लेकर जो लेंडर है जिसने लोन दिया उनसे शादी कर लेंगी। तो ऐसे एग्रीमेंट का लीगल स्टेटस क्या है? तो पास्ट में इस तरह के जो मैटर्स हैं वो कोर्ट में डिसाइड हो चुके हैं, जिसमें एक केस में ये हुआ था कि खातून ने इनिशियली लोन लिया था लेकिन बाद में उन्होंने डाइवोर्स लेने से इनकार कर दिया। तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। उसकी वजह यह है कि मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट जो हैं वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी समझे जाते हैं, और बेसिकली कोर्ट्स ने इसको ऑलरेडी भी कई बार डिसाइड किया हुआ है कि इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं वो क्योंकि सोसाइटी के अंदर एक हार्मफुल बिहेवियर को फ़रोग दे सकते हैं, इसलिए इसे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी समझा जाता है। इस वजह से ऐसे एग्रीमेंट अनलॉफुल होंगे और फिर वॉइड होंगे। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, वॉइड
क्योंकि मैरिज ब्रोकरेज है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। बाकी ऑप्शन भी वैल्यूएट कर लेते हैं तो वैलिड वाली बात तो वैसे ही गलत हो गई, वॉइड वाली बात ठीक है, लेकिन रीजन अनड्यू इन्फ्लुएंस की नहीं है, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी इज ओनली करेक्ट आंसर। So that's all for the time being. Have a good time.